Bismillahirrahmanirrahim. Today our fourth topic of international law is recognition. So today in this topic we will discuss the recognition in the its theories of recognition. One is constitution theory and the another one is the declarative theory. And we furthermore we discuss the two broad categories of de facto recognition and de jure recognition. And third we discuss the consequences of the recognition. So first we will discuss what is recognition. Recognize इसको हम उर्दू में कहते हैं तस्लीम करना. يوثق किसी चीज को يوثق manal पुख्तो क्यों गए किसी चीज को मानना इसको हम रिकग्निशन कहते हैं. रिकग्नाइज ये रिकग्निशन किसके दरमियान होती है? ये रिकग्निशन जो होती है ये स्टेट्स के दरमियान होती है. एक स्टेट दूसरी स्टेट को रिकग्नाइज करती है, एक तस्लीम करती है. जब स्टेट किसको कहते हैं? पहले हम स्टेट को डिफाइन करते हैं कि स्टेट हैव फोर essential elements of. Number one is the people. If a state have the people, जब एक स्टेट एक पर्टिकुलर एरिया टेरिटरी की पर्टिकुलर लोग हो, पीपल हो, इसको हम एक एलिमेंट है ये. दूसरा एलिमेंट है वो टेरिटरी. टेरिटरी मीन्स इसकी जो जमीन है, एक खास बाउंड्री, इसकी फिक्स बाउंड्री होती है. एंड जो भी स्टेट है इसकी बॉर्डर होती है. जो जिस स्टेट की बॉर्डर नहीं होती, फिक्स नहीं होती, इसकी टेरिटरी फिक्स नहीं होती, इसकी एक एलिमेंट कम है, इस वजह से हम इनको स्टेट नहीं कह सकते. जो तीसरा है गवर्नमेंट. इसमें गवर्नमेंट हो, इसमें लोगों का गवर्नमेंट हो, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट हो. नंबर फोर, जिसमें सॉवरेनिटी हो. सॉवरेनिटी मीन्स इसमें इस लोगों की हाकिमियत हो, किसी दूसरी स्टेट का इन्फ्लुएंस इस पे ना हो, किसी दूसरी स्टेट का इस पे असर ना हो. स्टेट इसको कहते हैं जिसमें लोग हो, इसके लिए एक खास टेरिटरी, एक जगह हो, और इसमें एक हुकूमत हो, और इस हुकूमत उस पर सावरन हो. जो भी एक हुकूमत है वो सावरन खुद मुख्तार हो, उसका जो टेरिटरी है ये सावरन हो, वो दूसरे स्टेट के इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो. जब भी ये फोर स्टेट एलिमेंट्स किसी स्टेट में होती है तो हम इसको स्टेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल फलस्तीन को हम स्टेट नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें मसला क्या है? इसमें मसला इसमें लोग हैं, लेकिन इसका जो टेरिटरी है वो पार्टिकुलर डिफाइंड नहीं है. और दूसरा इसमें गवर्नमेंट है वो भी उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए दूसरे स्टेट में. इसमें सॉवरेनिटी भी नहीं है. जो भी स्टेट इसमें थोड़ा तो टेरिटरी है, लेकिन इसका डिफाइंड टेरिटरी नहीं है. इसका जो बॉर्डर है वो इसराइल के साथ क्लैशेस पे है. जो भी पार्टिकुलर डिफाइंड टेरिटरी ना हो इसको हम स्टेट नहीं कह सकती. इसको फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. रिकग्निशन मीन रिकग्नाइज. रिकग्निशन को डिफाइन इसलिए ऐसे करते हैं कि रिकग्निशन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच अ पॉलिटिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड इंटरनेशनल पर्सनैलिटी बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ नेशंस. जब भी एक स्टेट रिकग्निशन की वजह से दूसरी स्टेट रिकग्नाइज करती है तो वो इंटरनेशनल लॉ दूसरे स्टेट्स की तरह वो भी एक कम्युनिटी में दाखिल हो सकती है, उसका एक मेंबर बन सकती है. इसकी दो थ्योरी है. इस रिकग्निशन के बारे में टू थ्योरी है. वन इज कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी एंड द अनदर वन इज डिक्लेरेटिव थ्योरी. फर्स्ट वी डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी. The constitutive theory says that state gets rights and duties under international law when they are recognized by state. एक स्टेट जो है वो राइट्स, वो ड्यूटीज, इसका राइट मतलब ये है कि वो दूसरे स्टेट का ख्याल रखना, और ये ड्यूटीज का मतलब ये है कि वो एग्रीमेंट कर सकती है दूसरे स्टेट के साथ, ट्रेड कर सकती है. ये तब मुमकिन होती है जब दूसरी स्टेट रिकग्नाइज कर सकती है. कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी कहते हैं जब दूसरी स्टेट एक स्टेट को रिकग्नाइज करे तो इसकी ये ड्यूटीज इसकी जो ये ड्यूटीज है, राइट्स है, दूसरी स्टेट पे वो शुरू होती है. दूसरा ये कहते हैं कि इट इज द लीगल स्टडी ऑफ स्टेट टू रिकग्नाइज स्टेट विच पोजेस द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेटहुड. जब भी एक स्टेट दूसरी स्टेट, जब एक स्टेट ये चार एलिमेंट पूरा करती है तो इट इज द लीगल स्टडी ऑफ द, ये एक लीगल एक स्टडी ऑफ स्टेट.
एक स्टेट को चाहिए जो एक स्टेट ये 4 एलिमेंट पूरा करती है तो दूसरे स्टेट को चाहिए कि उनको तस्लीम करे, उनके साथ जो इंटरनेशनल लॉ का कानून है वो फॉलो करे। तीसरा ये कहते हैं कि a political entity is not a state in the eyes of international law until other state recognize it। ये कहते हैं कि एक पॉलिटिकल एंटिटी, इसको स्टेट नहीं कहते, बिफोर रिकॉग्नाइज इट उसको एक पॉलिटिकल एंटिटी कहते हैं, इज नॉट अ स्टेट, ये एक मुल्क नहीं है जब तक इंटरनेशनल दूसरे स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया, जब तक दूसरे स्टेटों ने ये रिकॉग्नाइज किया है तब तक ये इंटरनेशनल लॉ में स्टेट नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के कानून में ये स्टेट नहीं है। दूसरा थ्योरी हम डिफाइन करते हैं डिक्लेरेटिव थ्योरी। Declarative theory, first point is when state have the condition of state, it become by itself a state। वो कहते हैं कि हमको ये प्रोसेस नहीं चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी ने बताया है। जब एक स्टेट जो स्टेटहुड की कंडीशन जो ये कंडीशन पूरा करते हैं वो बाय इटसेल्फ वो खुद बखुद एक इंटरनेशनल स्टेट रिकॉग्नाइज हो गया, ये कहते हैं। दूसरा ये कहते हैं स्टेटहुड एग्जिस्ट ऑटोमेटिकली। ये जो स्टेटहुड है डिक्लेरेटिव थ्योरी कहते हैं कि जो स्टेटहुड है वो ऑटोमेटिकली जब ये 4 एसेंशियल एलिमेंट एक स्टेट पूरा करते हैं तो वो इनको ऑटोमेटिकली मिलता है। तीसरा ये कहते हैं कि रिकॉग्निशन डिपेंड अपॉन द फ्री विल ऑफ द स्टेट। ये जो रिकॉग्निशन है एक स्टेट दूसरे स्टेट को रिकॉग्नाइज करता है, ये इनकी स्वीट विल पे डिपेंड करता है, मतलब इनके इनके साथ किस तरह अच्छे ताल्लुकात है ये इस पे डिपेंड करता है, इस वजह से होती है। ये नहीं होती कि ये एलिमेंट के लिए ये एलिमेंट नहीं रखती फॉर स्टेटहुड एलिमेंट, इस वजह से होती है क्योंकि ये इस होती है जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के अच्छे ताल्लुकात के लिए ये रिकॉग्नाइज करती है, वरना ये बाई इटसेल्फ जब ये 4 एलिमेंट रखती है तो ये एक स्टेट है। इसके बाद हम दो कैटेगरीज का दो कैटेगरीज बयान करते हैं रिकॉग्निशन की, वन को डिफेक्टिव रिकॉग्निशन कहते हैं और अदर को डिजोर रिकॉग्निशन कहते हैं। डिफेक्ट रिकॉग्निशन इस रिकॉग्निशन को कहते हैं जब एक स्टेट बन गया उसके ये 4 एलिमेंट्स है, दूसरा स्टेट कहते हैं कि इनके साथ ताल्लुकात बनाओ, इट इज अ फर्स्ट स्टेप टू द डिजोर रिकॉग्निशन। ये एक पहला स्टेप होती है डिजोर रिकॉग्निशन की। इसमें स्टेट जो है अ लिटिल बिट थोड़ा सा ताल्लुकात रखती है दूसरे स्टेट के साथ। दूसरा डिफेक्ट रिकॉग्निशन में एक स्टेट इज if a state wants to delay the de jure recognition चिकला स्टेट वाले क्या डिले की, जब एक स्टेट चाहते हैं कि ये डिले करे जो डिफेक्ट रिकॉग्निशन इनमें डिले करे तो वो क्या करते हैं वो एक डिफेक्ट रिकॉग्निशन देते हैं। डिफेक्ट रिकॉग्निशन में इनको मतलब है कि ये इनको परमानेंट रिकॉग्निशन नहीं दे, ये परमानेंट रिकॉग्निशन नहीं है, ये इनिशियल स्टेप है डी जोर रिकॉग्निशन का। तीसरा जो है ये इजीली कैन बी रिवोक। जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ इस तरह ताल्लुकात नहीं रखती जिस तरह उनको चाहिए तो ये इजीली कैन बी रिवोक, मतलब है कि वो स्टेट ये जो ताल्लुकात दूसरे स्टेट के साथ है वो इस तरह नहीं है जिस तरह वो चाहते थे तो कैन इजीली रिवोक, मतलब है वो ऑफिशियली कैन रिवर्स जो इसने जो डिक्लेरेशन जो रिकॉग्निशन दी है डिक्लेरेटिव डिफेक्ट रिकॉग्निशन में वो वापस कर सकती है पर डिफेक्ट रिकॉग्निशन में। लेकिन डिजोर रिकॉग्निशन इज सेकंड टाइप ऑफ रिकॉग्निशन व्हिच इज अ परमानेंट रिकॉग्निशन। डिजोर रिकॉग्निशन इज अ परमानेंट रिकॉग्निशन, ये एक दफा आपने किसी स्टेट को जब एक स्टेट ये 4 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और आपने इनको डिजोर रिकॉग्निशन दे दिया तो फिर आप इनको वापस नहीं कर सकते, वो बस स्टेट कंसिडर हो गया क्योंकि ये कैन नॉट बी रिवोक्ड। ये जो डिजोर रिकॉग्निशन है ये डायरेक्टली हम भी देते हैं, जब एक स्टेट बन गया तो हम डिजोर रिकॉग्निशन, इसके लिए डिफेक्ट रिकॉग्निशन जरूरी नहीं है। अब हम इसके दरमियान फर्क बयान करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिजोर रिकॉग्निशन एंड डिफेक्ट रिकॉग्निशन। डिफेक्ट रिकॉग्निशन is temporary and factual recognition. It is a temporary means it is for short time. It is not for permanent. ये prolong नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये जब एक स्टेट बन गया तो जब एक डिफेक्ट रिकॉग्निशन हो गया तो ये सारे
सारे जो इसके बाद सारे टाइम है जो भी इनके साथ तनख्वाह इसके लिए नहीं होती, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, क्योंकि ये इसके बाद डिजोर रिकग्निशन आता है। जो डिजोर रिकग्निशन है वो परमानेंट है एंड लीगल रिकग्निशन। जो दूसरा है जो डिजोर रिकग्निशन है वो परमानेंट है और लीगल है। जो दूसरा डिफेक्ट रिकग्निशन है वो जब डिफेक्ट रिकग्निशन ग्रांटेड टू अ स्टेट व्हेन हैव स्टेटहुड कंडीशन, ये हम तब भी दे सकते हैं जब एक स्टेट इन पर इन इच एक ये जो 4 एलिमेंट है इनको फुलफिल करती है तो हम इनको डिफेक्ट रिकग्निशन देते हैं। लेकिन जो डिजोर रिकग्निशन है ग्रांटेड टू अ स्टेट व्हेन हैव ऑल एसेंशियल एंड परमानेंट कंट्रोल, ये डिफेक्ट रिकग्निशन डिजोर रिकग्निशन तब देते हैं जब स्टेट ये 4 एलिमेंट भी पूरा करती है और इन पे परमानेंट कंट्रोल हो इनका, इनके जो सॉवरेनिटी हो, तब भी हम डिजोर रिकग्निशन देते हैं। तीसरा, डिफेक्ट रिकग्निशन इज द प्राइम स्टेप टू ग्रांट डिजोर रिकग्निशन। इट इज पहला स्टेप है, पहला मरहला है किसकी टुवर्ड द डिजोर रिकग्निशन। डिजोर रिकग्निशन कैन डायरेक्टली बी ग्रांटेड विदाउट डिफेक्ट। ये जो डिजोर रिकग्निशन है ये डायरेक्टली हम देते हैं विदाउट द डिफेक्ट रिकग्निशन। इसके अगर ये ना हो हम डायरेक्टली डिजोर रिकग्निशन दे सकते हैं एक स्टेट हो। जो फोर्थ है ना, डिफेक्ट रिकग्निशन कैन इजीली बी रिवोक, ये हम इजीली वापस कर सकते हैं, ये खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो डिजोर रिकग्निशन है ये कैन नेवर बी रिवोक, ये हम वापस नहीं कर सकते। जो फिफ्थ डिफरेंस है इसके दरमियान, डिफेक्ट कैन नॉट एंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज। जो डिफेक्ट रिकग्निशन है इसमें स्टेट एक स्टेट दूसरी स्टेट को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इनके साथ बरकरार नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ एम्बेसडर का जो इम्यूनिटीज है वो इनके साथ बरकरार नहीं कर सकती, इनके साथ थोड़ा थोड़ा ताल्लुकात होती है, इतने डेवलप नहीं होती जितनी एक डिजोर रिकग्निशन में होती है। डिजोर रिकग्निशन स्टेट कैन एंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज, इन डिजोर रिकग्निशन स्टेट कैन एंजॉय मीन्स एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज है जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात है वो बरकरार रख सकते हैं। सिक्स डिफरेंस है इसके दरमियान, स्टेट हैविंग डिफेक्ट रिकग्निशन फ्यू राइट्स अगेंस्ट अदर। जो स्टेट है हैविंग डिफेक्ट रिकग्निशन फ्यू राइट्स अगेंस्ट अदर, जो एक स्टेट डिफेक्ट रिकग्निशन है जो दूसरी स्टेट्सों के साथ दूसरी मुल्कों के साथ इनकी जिम्मेदारियां जो है वो फ्यू है, चंद है, कम है, इतना ज्यादा नहीं है जितनी डिजोर रिकग्निशन में। एंड डिजोर रिकग्निशन हैविंग absolute rights and obligation, and due to recognition we have absolute rights and obligation। सारी जिम्मेदारियां जो एक स्टेट की होती है इंटरनेशनल लॉ में वो जो हम डिजो रिकग्निशन में दूसरे स्टेट को हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो भी इन पे इम्प्लीमेंट होती है। इस इसको हम आसान लफ्ज़ों में बयान करें, जो डिफेक्ट रिकग्निशन है ये पहला स्टेप है, ये पहले देती है। डिजोर रिकग्निशन है ये हम वापस कर सकते हैं, ये शॉर्ट टाइम पे होती है और इसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी डिजोर में। जो डिजोर रिकग्निशन है वो परमानेंट है, वो डायरेक्टली हम दे सकते हैं, ये वापस नहीं कर सकती दूसरे स्टेट से और इसके साथ हम ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। इसकी अब हम इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे कि इसकी नतायज क्या है, ये क्यों कर सकते हैं, ये जो रिकग्निशन है ये स्टेट क्यों कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमने पाकिस्तान ने अब तक अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो अफगानिस्तान के साथ हमारा जो डिप्लोमेटिक ट्रेड है वो इस तरह नहीं है जिस तरह इंटरनेशनल लॉ में दूसरे स्टेट्स के साथ है। जो अफगानिस्तान वाले हैं वो उनके साथ हमारा जो डिप्लोमेट्स है वो उस तरह नहीं है जिस तरह दूसरी चाइना के साथ है, ईरान के साथ है, सऊदी अरब के साथ है, अमेरिका के साथ है, दूसरे स्टेट के साथ है। इसकी consequences असरात नताइज क्या है। The first consequences of this is can enter in diplomatic immunities। ये जो स्टेट होती है ये एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज में एंटर होती है, ये एक दूसरे के साथ जो एम्बेसडर है वो तैनात कर सकती है, एम्बेसी कायम कर सकती है। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में रशिया का एम्बेसी है क्योंकि रशिया ने ये रिकॉग्नाइज किया है, दूसरे स्टेट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। अभी तक दूसरे स्टेट का एम्बेसी अफगानिस्तान में नहीं है, सिर्फ रशिया का है और रशिया में अफगानिस्तान का है।
दूसरा, ट्रेड बिटवीन रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टेट, इसके दरमियान फार्मली ट्रेड की मुआहदे एमओयू भी साइन होती है। जो रिकॉग्नाइज है, जिसने रिकॉग्नाइज किया है, और रिकॉग्नाइज जो जो रिकॉग्नाइज और रिकॉग्नाइज स्टेट है, इसके दरमियान जो ट्रेड की एमओयू साइन होती है, उनके दरमियान एक फॉर्मल ट्रेड भी होती है। तीसरा जो है, और सॉवरेनिटी एंड इम्यूनिटी, मीन सॉवरेनिटी एंड इम्यूनिटी का मतलब है जो भी इनका स्पेसिफिक एरिया है, फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट है, इनका जो अंदर एरिया है, ये इनको सॉवरेनिटी, हम इनको सॉवरेनिटी कहते हैं। इस पे दूसरे स्टेट का, जो भी दूसरी स्टेट इसकी वायलेशन करती है इसके बॉर्डर की, तो हम इसको क्या कहते हैं, वायलेशन ऑफ इम्यूनिटी। तो ये जब एक स्टेट दूसरे स्टेट को रिकॉग्नाइज करती है और वो इस स्टेट के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं या कोई अटैक करते हैं या कोई इनकी इंफीरियर इनसाइड जो इनसाइड जो इनकी जो काम है उनमें मुदाखलत करते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं सॉवरेनिटी इम्यूनिटी। में इसमें दूसरे स्टेट को इख्तियार नहीं है कि उनको इनकी जो सॉवरेनिटी है उनको वायलेट करे। इस वजह से हम इन इसके दरमियान रिकॉग्निशन की वजह से इनको सॉवरेनिटी होती है। जो फोर्थ है कैंसू केस अगेंस्ट, जो भी स्टेट है इनके दरमियान कोई मसला आ गया तो ये इंटरनेशनल लॉ में, यूनाइटेड नेशन में एक दूसरे के दरमियान एक दूसरे पे केस, एफआईआर और केस वगैरह कर सकती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जब वाटर का इशू आती है या जो भी मसला आती है, तो वो यूनाइटेड नेशन में उसको उसका जो एजेंडा है वो पेश करते हैं। जो फिफ्थ है कैन टुक लोन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी स्टेट रिकॉग्नाइज होगी या वो स्टेट वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल आईएमएफ से, उनसे लोन जो कर्ज है वो ले सकती है। जो इसकी जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है वो ये है कि इसके अगेंस्ट है, जो स्टेट है उनके दरमियान जो ट्रेड है वो इस तरह नहीं होती जिस तरह रिकॉग्नाइज स्टेट के दरमियान होती है। दूसरा, इनके दरमियान ट्रेड भी उस तरह नहीं होती जिस तरह इन रिकॉग्नाइज स्टेट के होते। इसके दरमियान तीसरा, जो इसके दरमियान जो ट्रीटीज होती है, फार्मल ट्रीटीज एमओयूज, वो भी इस तरह नहीं होती जिस तरह दो रिकॉग्नाइज स्टेट के दरमियान होती है। चौथा, जो ये केस भी उस स्टेट के खिलाफ नहीं कर सकती, यूनाइटेड नेशन में इनको उस तरह मेंबरशिप नहीं मिल सकती जिस तरह की इंटरनेशनल लॉ में रिकॉग्नाइज स्टेट को मिलती है। और जो फिफ्थ है, उनको ये इन केस और जो लोन है वो भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इससे नहीं ले सकती। इसके ये फायदे और नुकसान हैं।